Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jumritilia. I could not bring any video to you for some days because of lockdown, but now I will try to be regular with my videos. The topic today that I have selected for the discussion is formation of tense structures. I hope many of you must have read tenses at different levels in different classes. Then also this video is going to be very important for you because you will get a chance to understand tenses in a different way. And this video is going to help you to understand other chapters also. So watch the video complete. तो आज का वीडियो आपको बहुत मदद करने जा रहा है। आप टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे, टेंस स्ट्रक्चर बनता कैसे है, बना कैसे है। आप में से बहुत सारे ऐसे रहे होंगे जो टेंस स्ट्रक्चर को याद किए होंगे, टीचर्स ने आपको बता दिया होगा और आपने रट लिया होगा। दरअसल अंग्रेजी ग्रामर रटने के लिए नहीं है। अंग्रेजी एक बहुत लॉजिकल भाषा है और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसे समझें। रट करके आपका काम नहीं चल सकता है। अगर आप इसे समझते हैं तब फिर प्रॉब्लम नहीं है। और आज का वीडियो आपको टेंस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझा देगा। और चूंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर के बिल्कुल मूलभूत सिद्धांतों की बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक थिंग्स की बात करने जा रहे हैं, तो इसका लाभ आपको दूसरे चैप्टर्स में भी मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप बिल्कुल गौर से देखेंगे और चीज़ों को नए तरीके से समझेंगे। देखिए, अंग्रेजी का विस्तार पूरी दुनिया में हुआ तो इस विस्तार का एकमात्र कारण ये नहीं था कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर शासन किया। नो डाउट यह तो एक कारण था ही, लेकिन अंग्रेजी भाषा की भी अपनी क्षमता थी और वो ये क्षमता ये थी कि अंग्रेजी का ग्रामर बिल्कुल लॉजिकल है, भाषा बिल्कुल सरल है। इसलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भी लोग अंग्रेजी बोलने वालों के संपर्क में आए, उन लोगों ने अंग्रेजी को बहुत आसानी से सीख लिया। अंग्रेजी को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीख लेने का एक कारण इसका ग्रामर है, क्योंकि अंग्रेजी का ग्रामर बहुत लॉजिकल है। इंग्लिश ग्रामर में कोई भी कॉमा, कोई भी फुल स्टॉप या कोई भी वर्ड इलॉजिकल नहीं है, वो बिना लॉजिक का नहीं है। अगर सेंटेंस में कुछ है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। तो आज हम जैसा कि बता चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ टेंस स्ट्रक्चर, टेंस का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इस पर बात करेंगे। तो आपको टेंस स्ट्रक्चर रटने से छुट्टी मिल जाएगी और अगर आपको टेंस का नाम याद है तो आप स्ट्रक्चर को खुद बना लेंगे और बहुत सारी नई चीज़ों को देखेंगे। मैं आपसे बता रहा था कि अंग्रेजी का ग्रामर बिल्कुल लॉजिकल है, कोई भी कॉमा, कोई भी फुल स्टॉप बिना लॉजिक का नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इंग्लिश ग्रामर में शुरुआत करने के लिए मान लिया गया है। वहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पर अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब ग्रामर के पास नहीं है। अब कौन कौन सी चीजें मान ली गई हैं? जैसे शुरुआत में ये मान लिया गया है कि वर्ब का 5 फॉर्म होगा, V1 होगा, V2, V3, V4 और V5। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म। इन पांचों का नाम है, V1 का नाम है सिंपल, V2 का भी नाम है सिंपल, V3 का नाम है परफेक्ट, V4 का नाम है कंटिन्यूअस और V5 का भी नाम है सिंपल। तो वर्ब के 5 फॉर्म हैं और इन पांचों का नाम है। इसमें से V1, V2 और V5, इन तीनों का एक ही नाम है सिंपल, V3 का नाम परफेक्ट और V4 का नाम कंटिन्यूअस है। आप जब ग्रामर की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि V4 को ग्रामर प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानता है, V2 को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानता है
और V3 को पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से पहचानता है। तो ग्रामर की किताबें V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल, V2 को पास्ट पार्टिसिपल और V3 को पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से पहचानती है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसमें मुझे एक्सप्लेन करने में सुविधा हो जाए और आपको भी समझने में सुविधा हो जाए, उस सुविधा के लिए मैंने इसका नाम कंटिन्यूअस, इसका नाम सिंपल और इसका परफेक्ट रख लिया। तो वर्ब के 5 फॉर्म है और इन पांचों का अलग अलग नाम है। फिर यह तय कर लिया गया है कि V1 और V5 प्रेजेंट है, V1 प्रेजेंट है, V5 भी प्रेजेंट है और V2 पास्ट है। V3 और V4 का कोई भी टेंस नहीं है, अपने आप में V3 और V4 का कोई टेंस नहीं है। फिर एक्सिलरी वर्ब के 2 फैमिली को मान लिया गया है। आपने कई बार ग्रामर बुक में पढ़ा होगा वर्ब टू बी। टू बी का मतलब बी फैमिली से उपजा हुआ वर्ब। जैसे आपके पास पड़ोस में कोई शर्मा फैमिली हो सकता है, कोई सिन्हा फैमिली हो सकता है। तो शर्मा फैमिली का मतलब जो दादा नाना हैं उनके नाम के पीछे शर्मा लगा हुआ है और वहाँ से लगते लगते बाल बच्चों सबके नाम में शर्मा लगा हुआ है। सिन्हा फैमिली में बड़े बुजुर्गों के नाम के पीछे सिन्हा है और वहाँ से चलते चलते बाल बच्चों के नाम में भी सिन्हा है। तो सिन्हा फैमिली का मतलब जो सबसे बुजुर्गवार सिन्हा है वहाँ से लेकर के बाल बच्चों तक सब। शर्मा फैमिली का मतलब जो सबसे उम्रदराज शर्मा जी हैं वहाँ से लेकर के बाल बच्चों तक सब। तो शर्मा फैमिली का मतलब शर्मा परिवार में जितने सदस्य हैं सब। सिन्हा फैमिली का मतलब सिन्हा परिवार में जितने सदस्य हैं सब। तो टू बी फैमिली का मतलब बी परिवार में जितने सदस्य हैं सब। तो बी परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? तो इसमें V1 है B R M, V2 was were, V3 been, V4 being और V5 is। और दूसरा वर्ब है टू हैव फैमिली। टू हैव का मतलब हैव या हैव से उपजा हुआ वर्ब। वो है V1 हैव, V2 had, V3 भी है had, V4 having और V5 है has। अब हमने देखा टू बी फैमिली में इसके 5 फॉर्म हैं, टू हैव में 5 फॉर्म है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। यह बात मान लिया गया है कि टू बी के बाद जो भी वर्ब आएगा वो हर हाल में V4 होना चाहिए। देखिए मैं टेंस के एक्टिव फॉर्म की बात करने जा रहा हूं, मैं टेंसेस के पैसिव फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं टेंसेस के पैसिव फॉर्म की बात करूंगा तो बी आर एम वाज वर और इज के बाद V3 आना चाहिए। लेकिन आज का डिस्कशन टेंस के एक्टिव फॉर्म पर ही होगा, इसको किसी और से जोड़ करके नहीं देखें। अगर किसी और से जोड़ करके देखेंगे तो फिर आप उलझ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आज के डिस्कशन को टेंस के एक्टिव स्टाइल का जो सेंटेंस है, एक्टिव फॉर्म का जो सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, उसी पर केंद्रित करके देखें। तो हम टेंस के एक्टिव स्टाइल की बात कर रहे हैं। तो बी आर एम वाज वर बीन बीइंग इज, इसमें बीइंग को अभी रहने दीजिए, बीइंग पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर से बी आर एम वाज वर बीन और इज के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब हर हाल में V4 होना चाहिए। और हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो V3 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक्सिलरी वर्ब लिख लिया, बी आर एम वाज वर बीन इज। मैंने बीइंग को नहीं लिखा, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।
अगर इसमें से कोई वर्ब आ जाए और इसके बाद अगर मेन वर्ब हो तो यहां पर आने वाला मेन वर्ब V4 होगा। तो आप जानते हैं V4 का मतलब कंटिन्यूअस होगा। और इसी बात को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि अगर मेरे पास V4 आ जाए और यह जगह खाली हो तो V4 कभी भी अकेले नहीं आएगा। V4 का मतलब कंटिन्यूअस हो गया, तो V4 कभी भी अकेले नहीं आएगा। V4 जब भी आएगा तो अपने पहले एक एक्सिलरी वर्ब को लेकर के आएगा। तो वो एक्सिलरी वर्ब टू बी ग्रुप से होना चाहिए या टू हैव ग्रुप से होना चाहिए। तो हमने यहां देखा कि V4 के पहले जो एक्सिलरी वर्ब आएगा वो एक्सिलरी वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब टू बी ग्रुप से होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमने V4 लिख दिया तो इस V4 के पहले बी, आर, एम, वॉज, वर, बिन या बिंग या इज, इसमें से कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। ध्यान रहे जब कभी V4 मेन वर्ब के रूप में आएगा तो उसके तुरंत पहले इसमें से कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब जरूर आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तब फिर वो रॉन्ग है। मैं फिर से कह देता हूं, मैं टेंस के एक्टिव फॉर्म वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं। और अगर टू हैव ग्रुप का कोई आता है, जैसे हैव, हैड, हैड, जैसे हैव, हैड, हैविंग या हैज, अगर इसमें से कोई भी एक एक्सिलरी वर्ब आ गया और इसके बाद अगर मेन वर्ब आना है तो वो मेन वर्ब V3 होगा। V3 मींस परफेक्ट। या इसी बात को दूसरे तरीके से लिख लें कि मान लीजिए V3 आ गया, V3 लिखा हुआ है, तो V3 जिस तरह से V4 बिना एक्सिलरी वर्ब के रॉन्ग था उसी तरह से V3 के पहले भी एक्सिलरी वर्ब का होना जरूरी है। विदाउट एक्सिलरी वर्ब इट इज रॉन्ग। तो बिफोर V3 it is necessary that you should use have, had, having या has. V3 means perfect. तो दो बातें फिक्स हो गई कि जब कभी V4 मेन वर्ब के रूप में आएगा तो उस V4 के तुरंत पहले टू बी ग्रुप का कोई ना कोई जरूर होगा। और जब कभी V3 मेन वर्ब के रूप में आएगा तो इस V3 के पहले टू हैव ग्रुप का कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब जरूर होगा। अब चूंकि हमको टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझना है, एक्टिव स्टाइल के सेंटेंसेस को समझना है, तो उस सेंटेंसेस को समझने के लिए हम इस एक्सिलरी वर्ब को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, इसको ज्यादा तरीके से लिख लेते हैं। चलिए अब आप एक चीज ध्यान रखिए कुछ बातों के, कि जब कभी आपको V4 यूज करना हो तो मैंने तो आपको बताया कि V4 के पहले टू बी ग्रुप का कोई ना कोई जरूर आएगा। अभी तत्काल आप ये समझ लीजिए कि जब कभी आपको V4 यूज करना हो तो उस V4 के पहले इज, एम, आर, वाज, वर जरूर यूज करें। जब कभी आपको V4 यूज करना है तो उस V4 से पहले इज, एम, आर, वाज, वर इन पांचों में से कोई एक जरूर यूज करें। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हम बी, बिन और बिंग को यूज नहीं करेंगे? ये भी टू बी ग्रुप है। बिल्कुल यूज करेंगे। हम इस पर आगे चल करके डिस्कस करेंगे इसी डिस्कशन में। अभी तत्काल समझने के लिए मैंने आपको ये 5 वर्ब दे दिया। चलिए इसको मैं ठीक से लिख लेता हूं। जब कभी आपको V4 यूज करना हो तो उस V4 से पहले मैंने आपको बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर जरूर यूज करेंगे। जब कभी V3 यूज करना हो तो V3 अकेले नहीं आएगा। इस V3 से पहले
हैव, हैज, हैड, इसमें से कोई ना कोई जरूर यूज करेंगे। और अगर मॉडल हो जाए, मैं अपने पिछले वीडियोज में मॉडल पर डिस्कशन कर चुका हूं, तो अगर कोई मॉडल हो जाए तो मॉडल के बाद आने वाला जो वर्ब है वो हर हाल में V1 होगा। तो अगर कोई मॉडल हो जाए तो इसके बाद आने वाला वर्ब हर हाल में V1 होगा। मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश एक बहुत लॉजिकल भाषा है, बट ग्रामर को बुनियादी रूप से स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए कुछ चीज़ों को फिक्स कर लिया गया था। तो इंग्लिश ग्रामर में इतनी ही बातें फिक्स है, इसके बाद सब कुछ इसी लॉजिक पर आधारित है। चलिए मैं इस बात को एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि वर्ब के 5 फॉर्म होंगे, वो है V1, V2, V3, V4 और V5। इन पांचों का अलग अलग नाम है। V1, V2 और V5, इन तीनों का नाम है सिंपल, V3 का नाम है परफेक्ट और V4 का नाम है कंटिन्यूअस। इन पांचों में से V1 प्रेजेंट है, V2 पास्ट है और V5 भी प्रेजेंट है, V3 और V4 कुछ नहीं है। मैंने आपसे बताया कि मेन वर्ब के रूप में जब कभी V4 आएगा तो उस V4 के तुरंत पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब जरूर होना चाहिए और वो ऑक्सिलरी वर्ब टू बी ग्रुप से होना चाहिए। और जब कभी सेंटेंस में V3 आएगा तो उस V3 से पहले भी ऑक्सिलरी वर्ब जरूर होना चाहिए और V3 से पहले आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव ग्रुप से होगा। फिर से V4 से तुरंत पहले आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब टू बी ग्रुप का होना चाहिए। वो बी, आर, एम, वाज, वर, बीन, इज कुछ भी हो सकता है। और V3 से तुरंत पहले आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव ग्रुप का होना चाहिए। वो हैव, हैड, हैविंग, हैज कुछ भी हो सकता है। आपकी तात्कालिक सुविधा के लिए मैंने आपके लिए कुछ मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब लिख लिए हैं। जब कभी V4 आएगा तो उस V4 के तुरंत पहले तत्काल इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा करके काम चलाएंगे। इसका मतलब जब मैंने यहां पर 5 लिख दिया है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर यूज करेंगे, तो क्या हम बी, बिन वगैरह नहीं यूज करेंगे? बिल्कुल यूज करेंगे। हम इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उसको कहां और कैसे यूज करेंगे। जब कभी V3 आ जाए तो हैज, हैव, हैड यूज करेंगे और मॉडल के तुरंत बाद आने वाला वर्ब V1 होना चाहिए। V1 के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। आपको बचपन से स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है, वो है उसका फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दरअसल स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम वर्ब को तय करेंगे, वर्ब को लिख लेंगे, वर्ब लिख लेंगे और वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो आपको हर बार वर्ब तय कर लेना है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिख देना है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब यहां से हम अपने मूल डिस्कशन पर आते हैं और देखते हैं कि टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बन गया। और फिर आप मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताइएगा कि क्या कोई ऐसा आदमी रहा होगा जिसने टेंस स्ट्रक्चर बनाया होगा और पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही होगी, या फिर प्रचलन में आने के बाद ये ऑटोमेटिकली बनता चला गया, पूरा ग्रामर ऑटोमेटिकली बनता चला गया है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ध्यान रहे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको वर्ब तय करना है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कर देना। अब चलिए एक एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो टेंस का नाम लिख लेते हैं। टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट। फिर से इस टेंस का नाम देख लीजिए, इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। आप एक काम करिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सिंपल है आप उस सारे सिंपल को खोज करके जमा कर लीजिए। कौन कौन सिंपल है? तो V1 सिंपल है तो यहां लिख लेते हैं V1, V2 सिंपल है तो लिख लेते हैं V2 और V5 सिंपल है
तो लिख लेते हैं V5। यही 3 सिंपल है। सिंपल का मतलब V1, V2, V5। अब आप एक देखिए कि इस सिंपल में मुझे क्या चाहिए, तो इस सिंपल में मुझे प्रेजेंट चाहिए। तो इन तीनों में प्रेजेंट कौन कौन है, तो हमने देखा कि V1 प्रेजेंट है और V5 भी प्रेजेंट है। V2 पास्ट हो गया तो मुझे V2 नहीं चाहिए, V2 को हटा दें। अब इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, V1, V5 और ऑब्जेक्ट। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट, इसका नाम देखिए, आप नाम पर गौर करिएगा, वो नाम ही आपको बता देगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आपको टेंस का नाम अच्छे से पता है तो वो नाम ही आपको स्ट्रक्चर सुझा देगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा। सिंपल, सिंपल का मतलब क्या क्या सिंपल है, तो V1 सिंपल है तो V1 लिख लिया, फिर V2 सिंपल है तो V2 लिख लिया, फिर V5 सिंपल है तो हमने V5 लिख लिया। अब हमारे पास 3 सिंपल है, V1, V2, V5। अब इस सिंपल में हमको क्या चाहिए, इस सिंपल में मुझे पास्ट चाहिए। तो इन तीनों में पास्ट कौन कौन है, तो हमने देखा कि V1 प्रेजेंट है और V5 भी प्रेजेंट है, सिर्फ V2 है जो पास्ट है। तो अब हमको V1 नहीं चाहिए, V5 भी नहीं चाहिए, इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। चलिए अब दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मुझे ढूंढना है कंटिन्यूअस, तो आप इस लिस्ट में ढूंढिए कि कंटिन्यूअस किसका नाम है। तो कंटिन्यूअस का मतलब V4, तो हमने ढूंढ लिया V4। यस, अब V4 के तुरंत पहले मैंने क्या बोला कि V4 के तुरंत पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब जरूर आएगा। तो V4 के तुरंत पहले मुझे ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, वो ऑक्सिलरी वर्ब टू बी ग्रुप का होना चाहिए। तो मैंने टू बी ग्रुप का कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स यहां पर लिख लिया है, आप इसे लिख लीजिए। तो V4 के तुरंत पहले हमको टू बी ग्रुप का ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो हम लिख लेते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब। इज है, एम है, आर, वाज, वर। V4 के तुरंत पहले हमको ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो हमने लिख लिया इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर। अब इस कंटिन्यूअस में मुझे क्या चाहिए, इस कंटिन्यूअस में प्रेजेंट चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इन पांचों में से प्रेजेंट कौन कौन है, क्योंकि V4 का तो कोई अपना टेंस नहीं है। मैंने यहां आपको बताया कि V3 और V4 का कोई अपना टेंस नहीं है, तो इसका टेंस ऑक्सिलरी वर्ब से डिसाइड होगा। तो अब हमको इसमें से प्रेजेंट खोजना है। तो इन पांचों में प्रेजेंट कौन कौन है, तो आर, एम ये प्रेजेंट हो गया क्योंकि V1 है, और इज भी प्रेजेंट हो गया क्योंकि ये V5 है। तो इज प्रेजेंट है, आर, एम भी प्रेजेंट है, वाज, वर पास्ट है, तुमको वाज, वर नहीं चाहिए, वाज, वर को हटाओ, इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स, कंटिन्यूअस का मतलब V4। V4 के पहले हमको चाहिए इज, एम, आर, वाज, वर। कंटिन्यूअस का मतलब V4 के तुरंत पहले हमको चाहिए इज, एम, आर, वाज, वर। इस कंटिन्यूअस में चूंकि V4 कोई टेंस नहीं है, इसका टेंस ऑक्सिलरी वर्ब से डिसाइड होगा, तो इस कंटिन्यूअस में हमको क्या चाहिए, पास्ट चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इसमें पास्ट कौन कौन है। तो हम देख रहे हैं कि पास्ट है वाज, वर, आर, एम प्रेजेंट हो गया, इज भी प्रेजेंट हो गया, तो इज, आर, एम ये प्रेजेंट है, वाज, वर पास्ट है, इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर दीजिए। तो अब इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, वाज, वर, V4 और ऑब्जेक्ट। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि
टेंस का स्ट्रक्चर किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रचलन के साथ खुद बन गया है। और सिर्फ टेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं, ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का कोई भी रूल किसी ने नहीं लिखा, ये अपने आप प्रचलन में आ गया और अपने आप बनता चला गया। और दुनिया का जो दूसरा लैंग्वेजेज है वहाँ भी ग्रामर इसी तरह से बनते चला जाता है। तो मैं दूसरे ग्रामर पर तो बात नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आया हूँ, इसलिए अंग्रेजी पर ही बात करूँगा। चलिए अब हम दूसरे टेंसेस को लेते हैं। अब आप थोड़ा दूसरे टेंसेस को समझिए। अब एक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट का, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो सबसे हम पहले परफेक्ट को ढूंढेंगे। परफेक्ट किसका नाम है? तो V1 का नाम सिंपल है, V2 का भी नाम सिंपल है, V3 का नाम परफेक्ट है। तो हम यहां पर लिख लेंगे V3। परफेक्ट का मतलब V3। अच्छा, V3 के पहले हमको क्या चाहिए? क्योंकि ये जो V3 है ये तो कोई टेंस हुआ नहीं, तो V3 के तुरंत पहले हमको ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। वो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? टू बी ग्रुप का होगा कि टू हैव ग्रुप का होगा? तो हमने क्या यहां पर लिखा है कि V3 के तुरंत पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो टू हैव ग्रुप का होगा। तो V3 के पहले कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है? हैव है, हैज है, हैड है। तो हैव, हैज और हैड। अब हमारे पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब गौर कीजिए कि V3 के पहले हैव, हैज और हैड आ सकता है, लेकिन अब हम देखेंगे इस परफेक्ट में इसका नाम क्या है? प्रेजेंट। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में प्रेजेंट कौन कौन है। तो हम देख रहे हैं कि हैव V1 है जो प्रेजेंट है, और हैज V5 है जो प्रेजेंट है। इसमें से हैड V2 है जो पास्ट है, तो इसमें से हैड नहीं होगा, हैड को हम हटा देंगे। प्रेजेंट सिर्फ हैव और हैज है, तो हैव और हैज को हमने रख लिया, तो V3 हो गया। V3 के पहले हैव हैज हो गया, इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। अब लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, तो सबसे पहले देखेंगे परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब V3। V3 के तुरंत पहले क्या आना चाहिए? तो अब तक आप जान चुके हैं कि V3 के तुरंत पहले हैव, हैज या हैड आ सकता है। हमको इस परफेक्ट में क्या चाहिए? तो हमको इस परफेक्ट में पास्ट चाहिए। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में से पास्ट कौन कौन है। तो इन तीनों में से पास्ट सिर्फ हैड है, हैव प्रेजेंट हो गया, और हैज भी आप देखो यहां प्रेजेंट हो गया, तो हमको हैव और हैज की जरूरत नहीं है, तो V3 हो गया। V3 के पहले इन तीनों में से पास्ट हैड है, तो मैंने हैड को रख लिया। अब इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। यही स्ट्रक्चर था जिसको आप कई दिनों में रटे थे। आगे भी वीडियो को गौर से देखिए और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलने वाली है, और फिर रटने का झंझट खत्म। अंग्रेजी का कोई भी चैप्टर आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर आप एक ठीक टीचर से पढ़ते हैं या फिर ठीक तरीके से पढ़ते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझिए, और समझने के बाद चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी, आप खुद ही तय कर लेंगे। तो ऐसा कोई आदमी नहीं रहा होगा जिसने टेंस का स्ट्रक्चर बनाया। टेंस का नाम ही स्ट्रक्चर को बना दिया, और अब तक आपने देखा कि ये खुद ब खुद बनते चला जाता है। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जरा गौर करिए इसके नाम। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें परफेक्ट पहले है और कंटिन्यूअस बाद में। अब इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंटिन्यूअस ढूंढेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब V4। अच्छा, V4 के तुरंत पहले क्या आना चाहिए? इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी। इज, एम, आर, वाज, वर। इसमें से बी, बिन, बिंग वगैरह को मैंने नहीं लिखा, झूठ मूठ के लिखने की क्या जरूरत है, आप तो समझ ही रहे हैं।
मुझे कम लिखना पड़े इसलिए मैंने कुछ को तय कर लिया। परफेक्ट, अच्छा कंटिन्यूअस का मतलब V4 के तुरंत पहले जो आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब है वो इस ग्रुप में से आएगा। परफेक्ट का मतलब V3, परफेक्ट का मतलब V3। अच्छा V3 के तुरंत पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो टू हैव ग्रुप से होगा, तो वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए हैव। हैव, हैज, हैड। अब जरा सोचिए कि इस परफेक्ट में हमको क्या चाहिए? प्रेजेंट चाहिए। तो इन तीनों में से प्रेजेंट कौन है? आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएं, फिर चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना। परफेक्ट का मतलब मैंने लिख लिया V3 के तुरंत पहले ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, वो है हैव, हैज, हैड। अच्छा इस परफेक्ट में हमको क्या चाहिए? तो वो है प्रेजेंट चाहिए। इन तीनों में प्रेजेंट कौन कौन है? तो हैव प्रेजेंट है और हैज भी प्रेजेंट है, हैड पास्ट हो गया तो हमको हैड नहीं चाहिए, तो चलिए मैं यहां से हैड हटा देता हूं। अच्छा यहां पर है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब V4 के पहले हम इज, एम, आर, वाज, वर, इसमें से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर सकते हैं। अब जरा सोचिए इस कंटिन्यूअस में हमको क्या चाहिए? तो यहां भी प्रेजेंट चाहिए। तो जब यहां प्रेजेंट चाहिए तो यहां पर प्रेजेंट कौन कौन है? तो यहां पर प्रेजेंट है, देखिए इज प्रेजेंट हो गया, एम आर, तो एम आर ये भी प्रेजेंट है, वाज वर पास्ट है। तो अभी चलो अभी तत्काल इसको हटा देते हैं। वाज वर पास्ट हो गया, इसको मैंने हटा दिया। अब जरा सोचिए फिर क्या होना चाहिए? अभी तक जो मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है और जिस तरह से डिस्कस किया है उसी लॉजिक के आधार पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो अब होना चाहिए कि इसके पहले हम सब्जेक्ट लिख देते, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते, और जो भी होता है टाइम के लिए फॉर, सिंस और टाइम हम लिख देते अलग से, तो स्ट्रक्चर बन जाता। लेकिन इसमें एक कमी है। अब तक जो टेंस का मैंने डिस्कशन किया है आपके सामने, जिस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है उस लॉजिक के आधार पर जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। सब्जेक्ट हैज, हैव, V3, फिर इज, एम, आर, V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फोर, सिंस, टाइम हो जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हैज, हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है और इज, एम, आर भी ऑक्सिलरी वर्ब है। V3 मेन वर्ब है और V4 भी मेन वर्ब है। तो हमारे पास दो तरह का ऑक्सिलरी वर्ब, टू हैव का भी ऑक्सिलरी वर्ब है और टू बी का भी ऑक्सिलरी वर्ब है। और हमारे पास दो तरह का मेन वर्ब है, ये V3 भी मेन वर्ब है और V4 भी मेन वर्ब है, और सेंटेंस एक ही है। हमारे पास दो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हमारे पास दो मेन वर्ब हो गया और सेंटेंस एक ही है। अब ये तो बड़ा अटपटा हो गया कि एक ही सेंटेंस में दो तरह का ऑक्सिलरी वर्ब और दो तरह का मेन वर्ब हो जाए। तो ग्रामरियन को लगा कि नहीं, बात ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो सेंटेंस अगर एक ही है तो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब भी एक ही होना चाहिए और मेन वर्ब भी एक ही होना चाहिए। तो भाई हमारे पास जब एक ही ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो कौन सा रहेगा? इज, एम, आर को रखें कि हैज, हैव को रखें? हम कुछ इस मुद्दे पर आने से पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को देखिए यहां पर दो वर्ब है, एक इज है और एक प्लेइंग है। इज क्या है? इज ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। तो सेंटेंस में जब कभी दोनों आता है, सेंटेंस में जब कभी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आए तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा और मेन वर्ब बाद में आएगा।
तो ग्रामरियन ने सोचा कि चूंकि एक्सिलरी वर्ब पहले आता है और मेन वर्ब बाद में आता है, तो ऐसा करते हैं कि हमारे पास दो टेंस है, परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट पहले है और कंटिन्यूअस बाद में है। तो एक्सिलरी वर्ब चूंकि पहले आता है और परफेक्ट चूंकि पहले लिखा हुआ है, तो हम एक्सिलरी वर्ब परफेक्ट का रख लेते हैं और मेन वर्ब कंटिन्यूअस का रख लेते हैं। तो परफेक्ट का एक्सिलरी वर्ब का मतलब हम हैज हैव को रख लेते हैं और कंटिन्यूअस का मेन वर्ब मतलब हम V4 को रख लेते हैं। तो ग्रामरियन ने यह तय किया कि एक्सिलरी वर्ब का पोजीशन मेन वर्ब के पोजीशन से पहले होता है और मेन वर्ब का पोजीशन एक्सिलरी वर्ब के पोजीशन से बाद में होता है। और जब हम यहां पर नाम देखते हैं तो हमारे पास नाम में क्या लिखा हुआ है, पहले परफेक्ट है फिर कंटिन्यूअस है। तो लोगों ने यह सोचा, ग्रामरियन ने यह सोचा कि पहले परफेक्ट है, इसलिए पहले के अनुसार हम एक्सिलरी वर्ब रख लेते हैं। तो पहले परफेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब रख लेते हैं, तो एक्सिलरी वर्ब परफेक्ट वाला हो गया और कंटिन्यूअस जो दूसरा है बाद में आ रहा है उसके हिसाब से मेन वर्ब रख लेते हैं। तो अब कंटिन्यूअस के हिसाब से मेन वर्ब हो गया। अब स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, हैव हैज, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो ये और मुश्किल हो गया। अभी तक हमने ये तय किया था कि भाई V4 के तुरंत पहले आने वाला जो एक्सिलरी वर्ब होगा वो टू बी ग्रुप का होगा। अब यहां पर V4 तो परेशान है कि नहीं, मेरे तुरंत पहले जो वर्ब आएगा वो टू बी ग्रुप से होना चाहिए, टू हैव ग्रुप से नहीं होना चाहिए। और टू हैव का भी प्रॉब्लम है। टू हैव का प्रॉब्लम है कि इसके बाद जो भी आएगा वो कुछ भी हो वो V3 होना चाहिए। इस बात को फिर से गौर से देख लें कि ग्रामरियन ने, चूंकि इसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें परफेक्ट वर्ड पहले आ रहा है, कंटिन्यूअस वर्ड बाद में आ रहा है। इसलिए ग्रामरियन ने तय किया कि स्ट्रक्चर में एक्सिलरी वर्ब पहले आता है और मेन वर्ब बाद में आता है। इसलिए लोगों ने तय किया कि एक काम करते हैं कि चूंकि इसका नाम परफेक्ट और कंटिन्यूअस है, परफेक्ट पहले आ रहा है, कंटिन्यूअस बाद में आ रहा है, तो एक्सिलरी वर्ब परफेक्ट जैसा और मेन वर्ब कंटिन्यूअस जैसा रख लेते हैं। तो जब उसने ऐसा रखा तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट हैज हैव V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V4 का प्रॉब्लम यह है कि V4 कभी भी हैज हैव के बाद नहीं आएगा। मतलब V4 के तुरंत पहले आने वाला जो वर्ब है वो टू हैव ग्रुप का नहीं होना चाहिए, वो जब भी होना चाहिए तो टू बी ग्रुप का होना चाहिए। और हैज हैव का भी प्रॉब्लम है कि हैज हैव के बाद V4 नहीं होना चाहिए, हैज हैव के बाद V3 होना चाहिए। तब ग्रामरियन ने सोचा कि अब हम क्या करें। तो ग्रामरियन ने सोचा कि अब बीच का क्या रास्ता हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि V4 के तुरंत पहले क्या आना चाहिए, टू बी ग्रुप का आना चाहिए। हैज हैव के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, V3 आना चाहिए। तो लोगों ने देखा कि एक काम करते हैं कि टू बी ग्रुप का V3 कौन सा है, तो टू बी ग्रुप का V3 है बिन। तो उन्होंने यहां पर बिन लिख दिया। अब जब यहां पर बिन लिख दिया तो हैज हैव को पूछा कि भाई अब यहां पर देखो V3 आ गया, अब तुमको कोई आपत्ति है, तो हैज हैव को अब कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इसके बाद V3 आ गया। V4 को पूछा कि देखो तुम्हारे पहले टू बी ग्रुप का आ गया, अब कोई प्रॉब्लम है, तो अब V4 को भी प्रॉब्लम नहीं है। तब स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट हैज हैव बिन V4 ऑब्जेक्ट, और टाइम लगाने के लिए फोर सिंस और टाइम यूज करेंगे। चलिए अब हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस मीन्स आपने देखा कंटिन्यूअस किसका नाम है, तो कंटिन्यूअस नाम है V4 का, तो हमने यहां V4 लिख दिया। अच्छा, जब कभी V4 आएगा तो V4 के तुरंत पहले टू बी ग्रुप का कोई ना कोई आना चाहिए। तो टू बी ग्रुप का चलिए हम कुछ लिख लेते हैं, इज, एम, आ, वाज, वर, ये सब टू बी ग्रुप के। परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट किसका नाम है, V3 का, तो परफेक्ट का मतलब V3। V3 के पहले जब भी V3 आएगा तो उसके तुरंत पहले टू हैव ग्रुप का कोई ना कोई आना चाहिए, तो होगा हैव, हैज, हैड। अब जरा गौर करें कि इस परफेक्ट में क्या चाहिए, तो इस परफेक्ट में हमको पास्ट चाहिए। तो पास्ट होने का इन तीनों में पास्ट कौन कौन है, तो इन तीनों में पास्ट है हैड। देखो हैव प्रेजेंट है और हैज भी प्रेजेंट है, तो हमको हैव और हैज नहीं चाहिए, तो हम हैव और हैज को हटा देते हैं। अब चलो यहां तक नहीं चाहिए, हैव हैज हमने हटा दिया। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब V4 और V4 के पहले आया है। इस कंटिन्यूअस में क्या चाहिए, तो इस कंटिन्यूअस में भी हमको पास्ट चाहिए। इन पांचों में पास्ट कौन कौन है, तो हम देखेंगे इन पांचों में इज प्रेजेंट हो गया, आर और एम भी प्रेजेंट है, वाज वर पास्ट है, तो इज आर एम नहीं चाहिए। अब हमारे पास बचा वाज वर। अब चलिए यहां तक हम मिटा करके देख लेते हैं। अब तक के स्ट्रक्चर में गौर करिए, यहां पर क्या बचा, हैड, हैड के बाद क्या है V3, वाज वर, फिर V4 है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब चलिए कुछ मिटाने के बाद हमारे पास इस तरह से बचा। अब हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए मैं हैड यहां पर लिख लेता हूं, इसको सीधा कर लेता हूं। देखिए यहां पर हैड है, हैड के बाद V3 है, फिर वाजवर है, फिर V4 है। आपको सीधा करके दिखा देता हूं। तो यहां पर मेरे पास था हैड और यहां पर बच गया था वाज वर। अब जरा सोचिए कि हैड एक एक्सिलरी वर्ब हो गया, वाज वर भी एक्सिलरी वर्ब हो गया, और V3 मेन वर्ब है और V4 भी मेन वर्ब। इस सेंटेंस में हमारे पास दो एक्सिलरी वर्ब है और हमारे पास दो मेन वर्ब। सेंटेंस एक ही है लेकिन एक्सिलरी वर्ब दो और मेन वर्ब दो है, तो एक गलत है। ग्रामेरियन ने, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया था, कि ग्रामेरियन ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि जब सेंटेंस एक ही है तो उसमें एक ही एक्सिलरी वर्ब होगा और एक ही मेन वर्ब होगा। तो फिर से सेंटेंस का नाम देखिए, सेंटेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें परफेक्ट पहले आया हुआ है और कंटीन्यूअस बाद में आया हुआ है। तो जब हमारे पास एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों रहेगा तो एक्सिलरी वर्ब पहले आएगा और मेन वर्ब बाद में आएगा। कई बार स्टूडेंट यहीं पर सुनने में गलती कर देते हैं, तो आप पूरी तरह से कान दे करके सुनिए कि अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आता है तो एक्सिलरी वर्ब पहले आएगा और मेन वर्ब बाद में आएगा। अब यहां पर देखते हैं कि परफेक्ट पहले आया है और कंटीन्यूअस बाद में आया है। तो लोगों ने क्या किया कि परफेक्ट पहले आया है तो एक्सिलरी वर्ब परफेक्ट के हिसाब से और मेन वर्ब कंटीन्यूअस के हिसाब से उन लोगों ने रख लिया, मेन वर्ब कंटीन्यूअस के हिसाब से। तो परफेक्ट का एक्सिलरी वर्ब है हैड, तो मेन वर्ब इसका गायब हो गया V3, और कंटीन्यूअस का मेन वर्ब है V4, तो एक्सिलरी वर्ब हमको कंटीन्यूअस का नहीं चाहिए, तो ए भी हटा दीजिए। अब हमारे पास ऐसा सेंटेंस बचता है
इसके पहले अगर हम सब्जेक्ट लिखें और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें, फिर हम बाद में फॉर या सिंस प्लस टाइम लिखें, तब प्रॉब्लम रह जाता है। देखिए हैड टू हैव ग्रुप का है और हमने क्या तय किया कि टू हैव ग्रुप में हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, इसके तुरंत बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो V3 होना चाहिए, V4 नहीं होना चाहिए। और V4 के तुरंत पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो टू बी ग्रुप का होना चाहिए। V4 के तुरंत पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो टू बी ग्रुप का होगा। तो हैड के तुरंत बाद V4 नहीं हो सकता है, या V4 के तुरंत पहले हैड नहीं हो सकता है। हैड के तुरंत बाद जब भी चाहिए तो V3 चाहिए, और V4 के तुरंत पहले जब भी चाहिए तो वो टू बी ग्रुप का चाहिए। तो ग्रामरियन ने क्या किया कि टू बी ग्रुप का V3 क्या है, बिन है, उन लोगों ने बिन रख दिया। तो ग्रामरियन ने टू बी ग्रुप का V3 बिन है तो बिन रख दिया। अब हेड से पूछा कि देखो तेरे बाद V3 आ गया, अब ठीक है, तो अब हेड को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर V4 को पूछा कि देखो तुम्हारे पहले टू बी ग्रुप का आ गया, अब ठीक है, तो अब V4 को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट, हैड, बिन, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, हालांकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर में है नहीं, ऐसा कोई नाम इंग्लिश ग्रामर में है नहीं, बस आप समझ पाए हैं या नहीं इसी बात को देखने के लिए मैं इसका नाम उलट देता हूं और आपसे कहता हूं कि अब आप एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ। अब चलिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होकर के अगर उसका नाम होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, तब हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता। चलिए हम नाम लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, तब क्या होता, तब कैसे करते। हालांकि ऐसा कोई टेंस नहीं है, ये मैंने झूठ मूठ का यूं ही कल्पना किया ताकि आप ये देख पाएं कि अब तक के क्लास को आप समझ पाए हैं या नहीं। कल्पना करिए कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता और मैं आपसे कह दूं कि अब आप मुझे इसका स्ट्रक्चर बना करके दो। देखिए मैं मानता हूं कि अंग्रेजी रटने की चीज नहीं है, आप अंग्रेजी के ग्रामर से खेलना सीखिए। तो मैं आपको रटना नहीं सिखाता हूं, मैं आपको अंग्रेजी के साथ, भाषा के साथ खेलना सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए हम खेल करके देखते हैं। ऐसा कोई टेंस नहीं है और इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो गलत बनेगा। लेकिन अब तक का जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए हैं उस कंसेप्ट के आधार पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा। तो इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट का मतलब क्या है, तो आप अपने नोटबुक में लिखिए, परफेक्ट का मतलब V3 है। V3 के तुरंत पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो वो कौन कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है हैव, हैज, हैड। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब है V4। V4 के तुरंत पहले आपको क्या चाहिए, वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा इज, एम, आर, वाज, वर। अच्छा इस कंटिन्यूअस में क्या है, तो इस कंटिन्यूअस में आपको चाहिए प्रेजेंट। तो इन पांचों में प्रेजेंट कौन कौन है, तो देखिए पांचों में प्रेजेंट इज प्रेजेंट है, आर और एम, आर एम ये भी प्रेजेंट है, वाज वर पास्ट है, तो ये आपको नहीं चाहिए, इसे हम मिटा देते हैं। और परफेक्ट में क्या चाहिए, इस परफेक्ट में भी प्रेजेंट चाहिए। तो इन तीनों में प्रेजेंट कौन कौन है, तो इन तीनों में प्रेजेंट है हैव और हैज। देखिए हैव V1 है जो प्रेजेंट है और हैज V5 है जो प्रेजेंट है। इसमें से हैड पास्ट है तो हैड नहीं चाहिए। चलिए हम हैड को भी मिटा लेते हैं। अब जो आपका स्ट्रक्चर बना वो इस तरह से बना, इसके पहले सब्जेक्ट,
और इसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर टाइम के लिए हम कुछ भी यूज करते, कोई भी फॉर या सिंस प्लस टाइम या कोई प्रीपोजिशन प्लस टाइम हम ले लेते। अब हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बना। अब जरा सोचिए कि इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब है, हैज हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, V4 मेन वर्ब है और V3 भी मेन वर्ब है। तो दो तरह का ऑक्सिलरी वर्ब, टू बी ग्रुप का ऑक्सिलरी वर्ब और टू हैव ग्रुप का ऑक्सिलरी वर्ब, दो तरह का ऑक्सिलरी वर्ब और दो तरह का मेन वर्ब, V4 भी और V3 भी, और सेंटेंस एक ही, तो तय बात है गलत हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए और एक ही मेन वर्ब चाहिए। अब जरा सोचिए इसका नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट। हालांकि इस नाम का कोई टेंस नहीं है और इसके आधार पर हम जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो गलत है, लेकिन आप स्ट्रक्चर बनाने की कला को सीख पाए या नहीं, ये आपको टेस्ट कर देगा, ये नाम आपको टेस्ट कर देगा कि उस कला को सीख पाए कि नहीं। तो इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट। जब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आता है तो आप जानते हो कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और बाद में मेन वर्ब आएगा। तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और पहले नाम है कंटिन्यूअस का, इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब कंटिन्यूअस के हिसाब से होना चाहिए, और मेन वर्ब बाद में आएगा, इसका मतलब मेन वर्ब परफेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो ऑक्सिलरी वर्ब कंटिन्यूअस के हिसाब से होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस के हिसाब से जब ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा इज एम आर, और मेन वर्ब परफेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो परफेक्ट के हिसाब से जब मेन वर्ब होगा तो वो होगा V3। इसका मतलब यहां पर V4 और हैज हैव का गुंजाइश नहीं बचा। अब इसको हटा देते हैं। अब जब हमने उसको हटा दिया तो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट है, इज एम आर है और V3 है। अब देखिए इज एम आर टू बी ग्रुप का है, एम आर इज ए टू बी ग्रुप का है। तो टू बी ग्रुप के बाद जब भी मेन वर्ब चाहिए तो V4 चाहिए, लेकिन यहां पर कौन सा मेन वर्ब आ गया, यहां पर V3 आ गया। इज एम आर के तुरंत बाद जब भी मेन वर्ब चाहिए तो वो V4 होना चाहिए। अच्छा, V3 के तुरंत पहले जब भी ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए तो टू हैव ग्रुप का होना चाहिए। V3 के पहले जब भी कोई वर्ब आएगा तो टू हैव ग्रुप का होना चाहिए। तो V3 के तुरंत पहले टू हैव ग्रुप का होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि टू हैव का V4 क्या है। तो टू हैव का V4 है हैविंग। तो यहां पर हम हैविंग लिख देंगे। चलो यहां पर हम हैविंग लिख देते हैं। अब हम जाकर के इज एम आर से पूछते हैं कि देखो भाई तुम्हारे पास V4 आ गया तुम्हारे बाद, अब कोई दिक्कत है? तो अब इसको दिक्कत नहीं है। V3 को भी पूछेंगे कि देखो तुम्हारे पहले टू हैव ग्रुप का आ गया, कोई प्रॉब्लम है? तो अब इसको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब था जब इज एम आर रहता। तो अगर हमारे टेंस का नाम होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट तो हमारा स्ट्रक्चर होता सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग V3 ऑब्जेक्ट। अगर यही हो जाता पास्ट तो इज एम आर को हटा करके हम यहां पर वाज वेयर कर देते हैं, बस ऐसा ही स्ट्रक्चर हो जाता। अगर आप लोग इसी तरह से स्ट्रक्चर बना पाए इसका मतलब है कि आप आज के क्लासेस को ठीक से सीख पाए। चलिए इस स्ट्रक्चर बनाने का जो प्रोसेस है इसका आगे भी यूज होगा। अब हम नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, सिंपल फ्यूचर। अच्छा, हमको सिंपल ढूंढना है। सिंपल कौन कौन सा है? सिंपल V1 है, V1 का नाम सिंपल है, V2 का भी नाम सिंपल है और V5 का भी नाम सिंपल है। तो सिंपल का मतलब V1, V2, V5। अब इस सिंपल में हमको क्या चाहिए? फ्यूचर चाहिए। अगर हम इसके पहले सब्जेक्ट लिखें और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें
तो क्या होता है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट ए सिंपल प्रेजेंट हो गया, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट ए सिंपल पास्ट हो गया, सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट ए भी सिंपल प्रेजेंट हो गया। ये फ्यूचर बनता ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में जो हमने परिकल्पना की, शुरुआत में जो हमने डिजाइन बनाया, उस डिजाइन में फ्यूचर का कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं था। फिर ग्रामरियन को लगा कि भाई इसको फ्यूचर कैसे बनाएं, फ्यूचर बनाने का क्या तरीका होगा। तो उन लोगों ने सोचा कि अभी तक हम लोगों ने कहीं पर मॉडल नहीं यूज किया, तो एक काम करते हैं, फ्यूचर दिखाने के लिए हम मॉडल यूज कर लेते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में 13 मॉडल हैं, देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामरियंस हैव सिलेक्टेड विल एंड शैल। तो ग्रामरियन ने फ्यूचर दिखाने के लिए 13 में से विल और शैल को चुन लिया कि हम सब्जेक्ट के बाद विल और शैल यूज कर देंगे, तो विल और शैल फ्यूचर दिखाने के लिए आ जाएगा। अब आप एक सवाल पूछोगे कि विल और शैल को ही क्यों यूज किया, कैन कुड को काहे नहीं यूज किया। अगर कैन कुड भी यूज कर देता तब आप पूछते कि शुड को काहे नहीं किया, शुड को यूज कर देता तब आप पूछते कि आउट टू को काहे नहीं किया, मस्ट को काहे नहीं किया। तो कोई भी मॉडल चुन लिया जाता, आपका यह सवाल बरकरार रहता। तो शुरुआत में जो भी मॉडल चुना जाना था वो चुन लिया गया, और वो मॉडल है विल और शैल। तो ध्यान रहे, विल और शैल को फ्यूचर दिखाने के लिए चुना गया है। तो विल और शैल का यहां पर काम है फ्यूचर दिखाना। अब सब्जेक्ट हो गया, विल शैल हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। और हमने क्या देखा कि मॉडल के बाद जब भी वर्ब आएगा तो वो वर्ब V1 होगा। इज, एम, आर, वाज वर्ब के तुरंत बाद या टू बी ग्रुप के तुरंत बाद आने वाला वर्ब V4 होगा, टू हैव ग्रुप के बाद आने वाला वर्ब V3 होगा, और मॉडल के बाद आने वाला वर्ब V1 होगा। तो सब्जेक्ट विल शैल तो मॉडल हो गया, ये तो मॉडल है, तो मॉडल के बाद V1 है, तो अब हमको V2 का गुंजाइश नहीं बचता है, V5 का गुंजाइश नहीं बचता है। तो अब स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, विल शैल, V1 और ऑब्जेक्ट। इस तरह से सब्जेक्ट, विल शैल, V1 और ऑब्जेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस हमको क्या करना है, सबसे पहले कंटिन्यूअस ढूंढना है। कंटिन्यूअस का मतलब B4। फ्यूचर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लाएंगे विल और शैल। अब जरा सोचिए कि V4 के तुरंत पहले आने वाला जो वर्ब है वो टू बी ग्रुप का होना चाहिए। तो V4 हल्ला कर रहा है, V4 ये कहेगा कि भाई मेरे तुरंत पहले तो टू बी ग्रुप का चाहिए। विल शैल चूंकि मॉडल है तो इसका प्रॉब्लम है कि इसके बाद जो आएगा वो V1 होना चाहिए, क्योंकि विल शैल मॉडल है। तो मॉडल के बाद हमने क्या देखा कि मॉडल के बाद जब भी आएगा तो V1 आएगा। तो विल शैल मॉडल है, तो विल शैल एकदम से तैयार बैठा है कि मेरे बाद V1 रहेगा तभी मैं रहूंगा, अगर V1 नहीं है तो फिर मैं नहीं रहूंगा। V4 भी कह रहा है कि मेरे पहले टू बी ग्रुप का रहेगा तब रहूंगा, अगर टू बी ग्रुप का नहीं रहेगा तो नहीं रहूंगा। अब विल शैल के बाद V1 चाहिए और V4 के पहले टू बी चाहिए। तो टू बी ग्रुप का V1 क्या क्या है, टू बी ग्रुप का V1 है BRM। तो हम यहां लिख लेते हैं BRM। अच्छा, V4 को मैंने पूछ लिया कि भाई देखो तुम्हारे पहले टू बी ग्रुप आ गया, अब कोई दिक्कत है? तो जब टू बी ग्रुप आ गया तो V4 को दिक्कत नहीं है। विल शैल के पहले भी BRM आ गया तो ये V1 है नहीं, अब जब V1 है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहां पर इन तीनों को नहीं रखेंगे, R और M का यूज तो हम कंटिन्यूअस में कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में B अभी तक बैठा हुआ है, तो हमने यहां B को रख लिया।
हमने यहां पर R और M को नहीं, यहां पर B को रख लिया। ये B दोनों को संतुष्ट कर रहा है। ये जो B है वो V4 के हिसाब से 2B है और व्हील सेल के हिसाब से ये V1 भी हो गया। अब इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। अब स्ट्रक्चर है, आप इसी स्ट्रक्चर को रट रहे थे। हमने क्या किया, सबसे पहले कंटीन्यूअस खोज लिया, कंटीन्यूअस V4 है। फ्यूचर दिखाने के लिए व्हील सेल यूज किया तो व्हील सेल है। व्हील सेल के बाद V4 नहीं आएगा तो हमने इसको V1 दे दिया और वो V1 हमने 2B ग्रुप का दिया ताकि दोनों संतुष्ट हो जाए, V4 भी और व्हील सेल भी। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब परफेक्ट का मतलब V3, तो हमको यहां पर V3 चाहिए। फ्यूचर दिखाने के लिए क्या लाएंगे, तो फ्यूचर दिखाने के लिए हमको चाहिए व्हील सेल। अच्छा, अगर हम इसके बाद पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं तो ये गलत हो गया। सब्जेक्ट व्हील सेल V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब व्हील सेल तो मॉडल है, तो मॉडल के तुरंत बाद V1 होना चाहिए, मॉडल के तुरंत बाद V3 नहीं होना चाहिए, मॉडल के तुरंत बाद क्या चाहिए, V1 होना चाहिए। अच्छा, ये V3 है तो अब V3 के तुरंत पहले मॉडल नहीं चाहिए, V3 के तुरंत पहले क्या चाहिए, कोई ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए जो टू हैव ग्रुप का हो। तो V3 के तुरंत पहले टू हैव चाहिए और मॉडल के तुरंत बाद V1 चाहिए। तो टू हैव ग्रुप का V1 क्या है, टू हैव ग्रुप का V1 है हैव। हम यहां पर हैव लिख देंगे। अब हमने यहां पर हैव लिख दिया। अब ये हैव दोनों को संतुष्ट कर रहा है। ये व्हील सेल जो मॉडल है, मॉडल के हिसाब से ये V1 भी हो गया और V3 के हिसाब से ये टू हैव ग्रुप का भी हो गया, क्योंकि V3 को टू हैव चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट व्हील सेल हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट। अब आपने स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका देख लिया और अगर आप अब तक स्ट्रक्चर को रटते रहे थे या स्ट्रक्चर को आपने रट करके याद किया था और आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आज आप बैठ करके हंस रहे होंगे अभी कि टेंस का स्ट्रक्चर कितना आसान था और उसे आपने कितने मुश्किल तरीके से सीखा, कितने मुश्किल तरीके से याद किया। अच्छा, इस डिस्कशन की ज़रूरत आपको सिर्फ टेंस समझने में नहीं है, अंग्रेजी ग्रामर के दूसरे चैप्टर्स में भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिक थिंग है और हर चीज़ इसी पर आधारित है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने टेंस स्ट्रक्चर को नए तरीके से बनाना सीख लिया है और आगे अगर टेंस का नाम आपको दे दिया जाए तब फिर परेशानी नहीं होगी। मैं कुछ सवाल आपसे फिर से पूछ लेता हूँ जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी कि पूरा वीडियो देखने के बाद क्या अब भी आपको लगता है कि कोई ऐसा आदमी रहा होगा जिसने अंग्रेजी का ग्रामर लिखा और पूरी दुनिया उसको मानने लगे, या फिर भाषा के प्रचलन के साथ साथ धीरे धीरे ग्रामर भी प्रैक्टिस में आ गया, ऐसा हुआ होगा। फिर दूसरा, क्या अंग्रेजी को रटना जरूरी है या अंग्रेजी को समझना जरूरी है? क्या अब भी आपको लगता है कि अंग्रेजी को रट करके सीखा जा सकता है? क्या हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है कि हम अंग्रेजी को समझ लें और फिर उस पर हमारा कमांड होने? मेरा ख्याल है कि अंग्रेजी को बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रट करके आप अंग्रेजी बोल भी नहीं सकते हो, अंग्रेजी में कमांड कर भी नहीं सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अंग्रेजी को समझें। हमारे आगे के भी वीडियोज होंगे जिसमें मैं इस बात पर जोर डालूंगा कि कैसे आप एक बार सुन लेते हैं पूरे लेक्चर को तो हमेशा हमेशा के लिए वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाए। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कुछ नया मिला या नहीं, आपने नए तरीके से चीज़ों को देखना सीखा या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंस अगेन आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।